हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में आज ही हमारी एक नई सीरीज है। नई सीरीज मतलब हमारी मॉडर्न इंडिया 2.0 सीरीज है। इसमें हम आपको अपने 8 पार्ट के माध्यम से मॉडर्न इंडिया को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डेप्थ में और यूपीएससी के प्रीलिम की दृष्टि से पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज काफ़ी पसंद आएगी और अपने 8 वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मॉडर्न इंडिया का, ये मेरी गारंटी है कि इतना सहज, इतना सरल और इतनी कहानी की तरह आपको समझ में आएगा कि आपको खुद पर ही यकीन नहीं होगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मॉडर्न इंडिया 2.0 सीरीज का डे 1 है। अपने इस डे 1 में आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण को। आप में से कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर अंतिम चरण से आप शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपनी इस मॉडर्न इंडिया की सीरीज में हर एक टॉपिक को उसकी इम्पोर्टेंट के बेसिस पे कवर कराएं। आपको नॉर्मली तो हर एक व्यक्ति जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएगा तो वो शुरू करेगा यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से, बट हम नहीं चाहते कि हम आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करें, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड प्रश्न मॉडर्न इंडिया में अब नहीं पूछे जाते। पहले पूछे जाते थे बट अब नहीं पूछा जाता। अब यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न पूछती है वो 1990 से लेके 1947 के मध्य तक, और इसमें भी जो उसके क्वेश्चन होते हैं, अगर आप मान कर चलिए कि 25 क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं और 25 में 15 अगर मॉडर्न इंडिया से आते हैं, तो 15 मॉडर्न इंडिया में आपसे कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन इसी पोर्शन से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम आपको ये टॉपिक कवर कराएंगे और कल जो हमारा डे 1 डे 2 आएगा, इन दोनों डे को अगर हम मिला देंगे तो लगभग आपसे 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को काफ़ी गहनता से, काफ़ी सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि इसके क्रम पे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि पहले कौन सी घटना हुई, रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, या स्वराज पार्टी का गठन हुआ, या एचएसआरए का गठन हुआ, या काकोरी कांड हुआ, या साइमन कमीशन आया। ऐसे प्रश्न पूछती रहती है। ठीक है, तो आज हम आपको ये सारी चीज़ें कवर करा देंगे। आप में से कई सारे बच्चों के मन में एक दुविधा आ गई होगी कि सर अंतिम चरण पढ़ाओगे तो ज़िंदगी भी हमारी अंतिम में ही चली जाएगी। हम कैसे समझें कि पहले क्या हुआ था? मतलब जो इसके चरण हैं, जो 3 पार्ट में बांटे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, यानी कि 1885 से लेके 1905 और 1905 से लेके 1919 और 1919 से लेके 1947 तक की ये जो घटनाएं हैं तीनों, इनमें ये जो पहले के 2 पार्ट हैं, अगर इनको पढ़ा देते तो हमने आपकी सुविधा के लिए ज़रूर किया है कि हम आपको 1885 से लेके न केवल 1919 तक की कहानी पहले सुना देंगे, बल्कि हम आपको 1885 से लेके आपको यहाँ काकोरी कांड तक की कहानी पूरी हम सुना देंगे, ताकि आपके दिमाग में पहले एक पूरा हुक कर दें चीज़ों को कि अच्छा ये घटनाएं इसके बाद आने वाली हैं, और फिर हम आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें और क्रम काफ़ी अच्छे से पता रहेगा कि अच्छा असहयोग आंदोलन हो गया है, अभी आने वाला है चौरी चौरा कांड, अच्छा अभी असहयोग आंदोलन वापस हो जाएगा, अच्छा अभी स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा, अच्छा जब स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा तो गांधी जी और सीआर दास के मध्य में एक समझौता होगा, वहीं पैरेलल उसके क्रांतिकारी घटनाएं चल रही होंगी। तो ये क्रम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सर कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक ना पढ़ें? तो आप कोई भी बुक मत पढ़िए। आप मॉडर्न इंडिया की अगर आप कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ तक ये मैं मानकर चलता हूँ, तो एनसीईआरटी आपके पास एनफ है, जो भी है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से कराऊंगा तो, लेकिन वो पीडीएफ दिखावे के लिए होगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको तो पूरी की क्लास इसी वाइट पे एक ही पेज पे ही पूरा कंप्लीट करा दूँ, सारे पॉइंट आपको बता दूँ, लेकिन वही है कि आपको भी मज़ा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर आप में से कई सारे बच्चों को लगेगा बताओ मास्टर का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो इसलिए मास्टर ने पूरी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा दी। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। एक और बात जो बतानी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हम आपको मॉडर्न इंडिया जो ये कराएंगे, तो इस मॉडर्न इंडिया में क्या फ़ायदा होगा, कितनी बुकलेट को हम कवर कर रहे होंगे और किसको हम नहीं कवर कर रहे होंगे।
तो इस चीज़ को हम बताएं, इससे पहले दो बातें और बता दें कि यूपीएससी जो है वो मॉडर्न इंडिया पे कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो आजकल क्या हो रहा है, यूपीएससी क्या करती है, कोई भी जो न्यू बुक है, ठीक है, या कोई भी रिसर्च की बुक है, ठीक, तो उसमें क्या करती है, एक या दो क्वेश्चन उससे अब्स्ट्रैक्ट करती है और आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है। अब जब एक या दो क्वेश्चन पूछती है तो बच्चे और पढ़ाने वाला जो संस्थान है वो दोनों मूर्ख होते हैं। क्यों होते हैं मूर्ख? क्योंकि जब उसमें उसने एक या दो क्वेश्चन पूछे तो हमको ये लगने लगा कि अगली बार क्वेश्चन इसी बुकलेट से आएगा, और हम क्या करते हैं, केवल दो क्वेश्चन को सही कराने के लिए जो हमारी बेसिक बुक है या जो हमारी बेसिक नॉलेज है उसको नहीं समझते हैं, समझ गए, और हम उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जिस कारण हमारा क्या होता है, जो 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए वो 20 के चक्कर में कि 20 सही हो जाएं, उसमें 10 भी नहीं सही हो पाते। भाई हम सोचते हैं कि हमारे 18 सही होते ही होते, लेकिन हमने सोचा दो और यार सही हो जानी चाहिए, तो इसके लिए हमने उस दो क्वेश्चन को सही कराने के लिए पूरी बुक पढ़ डाली और उससे क्वेश्चन अब की बार पूछा ही नहीं, पूछ भी दिया तो हम कर नहीं पाए। तो मेरा यही मानना होता है कि हम यूपीएससी के हिसाब से तो चलें, लेकिन उसके द्वारा फेंके गए उस फंदे को भी समझ लें। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्रीकल्चर पे यूपीएससी ने अब की बार क्वेश्चन पूछा, जितना भी इंस्टीट्यूट है, जितना भी टेस्ट सीरीज वाला एग्रीकल्चर पे दे दनादन क्वेश्चन अब की बार पूछ रहा है। आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पे यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछेगी? नहीं पूछेगी, आप खुद ही देख लेना 10 अक्टूबर को, समझ गए। तो वही हमने किया है, हमने ये कोशिश कराई है आपको यहाँ पे कि हम आपको पहले मॉडर्न इंडिया का बेसिक पूरा कवर करा दें। जो हमारे 18 से 15 क्वेश्चन सही होने वो, अब बचते हैं हमारे 5 क्वेश्चन, इनको कैसे सही कराएंगे? तो इन 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ना तो हम कर पाएंगे, ना ही आप कर पाएंगे, ना ही यूपीएससी का बनाने वाला कर पाएगा। आपको लगा होगा सर ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वो 2 क्वेश्चन जानबूझकर आपको गलत कराने के लिए दिए जाते हैं कि आप बेटा गलत करो ही करो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप 100 क्वेश्चन में 80 तो सही करके आओगे, और अगर आप में लालच बढ़ गया तो आप 20 ये भी कर दोगे। तो जो ही आपने 20 किए तो अपने आप आपके 80 में 7 और चले जाएंगे। वो इसलिए आपको कराते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं, हमारी जो तैयारी का प्रोसेस है वो ये कि हम 80 क्वेश्चन पे ध्यान दें ज़्यादा अपेक्षाकृत 20 के। हमें इन 20 पे नहीं ध्यान देना है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो जो ना तो हमने पढ़े ना तो किसी ने पढ़ाए हैं, तो हम उस पर क्यों मेहनत करें? हम 80 पे मेहनत करें ना। कुछ बच्चों को लगेगा सर 80 पे मेहनत कराओगे तो जो आपका वो है मतलब गोल है और जो टंकार भरते हो कि 100 में 100 करके आना है, कैसे करके आना है, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारा अष्टांगिक मार्ग है कि उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, विटाल विध्वंसक जो पुस्तक पूछी गई थी, ठीक है, उसमें अधिकांश नाम कैसे थे? सारे जान परिचय वाले नाम थे। तो जान परिचय के जो नाम थे वो आपको पता है कि वो तो हो ही नहीं सकते, तो अनजान वाले को लगा के आओ। जैसे कंगन हल्ली का जब क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है, आपको अगर नहीं भी पता था तो बाकी तो आपको पता थे ना, तो ये पता चल जाता अच्छा कंगन हल्ली हो सकता है, उस पर टिक लगा के आओ। वो हम आपको बताएंगे अपने अष्टांगिक मार्ग जो हमारे हैं, 8 ट्रिक के जो वीडियो हैं उनमें आपको हम बताएंगे, ठीक है। उनमें जो ऑप्शन वाला सिस्टम मैंने ट्रिक बताऊंगा कि ऑप्शन देख के कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो वहाँ पे होंगे। तो ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये वहीं से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब आपके माइंड सेट में पूरी बातें क्लियर हो गई कि हाँ हम यहाँ पे किस चीज़ को हटाएंगे। अब बात आती है इसमें पुस्तक कौन कौन सी संकलित करेंगे। अब देखो लोग क्या बोल रहे हैं कि इशिता बनर्जी जी से क्वेश्चन आए हैं जो उनकी बुकलेट है, ठीक है, तो हम मानते हैं उनसे आए हैं तो हम उनको आपको कवर करा देंगे एज ए स्टोरी के रूप में। हम आपको यहाँ पे बिपिन चंद्रा कवर करा देंगे। हम आपको यहाँ पे मॉडर्न इंडिया जो बिपिन चंद्रा की ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, न्यू वाली एनसीईआरटी उसको कवर करा देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसको कवर करा देंगे। सुमित सर कह रहा हूँ, सुमित सर तो ओनली आईएएस के ऑनर हैं, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे सुमित सरकार की जो बुक है उसको कवर करा देंगे। राम लखन शुक्ल की जो बुक है मॉडर्न इंडिया उसको यहाँ पे कवर करा देंगे। यहाँ पे हम आपको कई सारी पीटी स्पेशल जो बुकलेट हैं उनको कवर कराएंगे।
पीआईबी में जो जो इम्पोर्टेंट रहे हैं आर्टिकल मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, उनको हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस में ऑलरेडी कवर करा रहे हैं। उम्मीद है आपने देखा भी होगा, जैसे चंद्रशेखर आजाद वगैरह, HSRA, HRA है ना, वहाँ पे भी मैंने कवर कराया है, तो वहाँ वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात जो कुछ और रह जाएगा मिसलेनियस में, तो उनको हम MCQ फॉर्म में, ठीक है, और जो हमारा प्रोग्राम चालू होगा टेस्ट सीरीज का, उसमें डिस्कशन के फॉर्म में हम आपको कवर करा देंगे एज इट इज क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। क्योंकि तब तक हो सकता है 15 सितंबर से हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो उसका एक वीडियो अभी आएगा आज या कल में, तो उसमें हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको वहाँ पे भी कवर कराएंगे। सिंपल सा मतलब है, कुछ भी नहीं याद रखना है, दिमाग में बस इतना याद रख लो कि शून्य से लेकर शिखर तक हम सब करा देंगे। अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आज जितनी घटनाएं हम बताएं, जो हमने आपको PDF शेयर की, उस PDF का प्रिंट निकलवा लें। वहाँ पे हर जगह पे जहाँ जहाँ मैं बताता जाऊँ कि यहाँ पे इस लाइन पे क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसको लिखते जाएँ, ठीक है। अब लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप उसी जगह पे एक A4 का पेपर ऐड कर दें, उसी जगह पे आप गोला लगा दें, पेन से अलग अलग फॉर्म में वो बातें बता दें, ठीक है। तो आपकी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इतनी बातें समझ के चलिए। अब रही बात कॉन्सेप्ट समझने की, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनको कुछ भी नहीं करना है। नहीं आता है तभी तो हम आए हैं ना। आपको शून्य से लेके पूरा हम पढ़ा देंगे, ठीक। पहली बार में हो सकता है आपके दिमाग में मॉडर्न इंडिया ना जाए, लेकिन ये मेरी गारंटी कि पहली बार में ही हम आपको समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि हम प्यार पूर्वक पढ़ाएंगे। होता है ना कि जैसे जब आप किसी से प्यार करते हो तो बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हो, और फिर तो सामने वाले को हो ही जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही हम आपको मॉडर्न इंडिया को इतना प्यार पूर्वक पढ़ाएंगे कि अपने आप आपको मॉडर्न इंडिया से प्यार हो ही जाएगा। कुछ बच्चे सोच गए होंगे, सर आप ये बोल देते ना कि आपसे हो जाएगा। अरे मेरे से तो आप सबको है ही प्यार, ठीक है ना, लेकिन मॉडर्न इंडिया से हो जाएगा। नहीं तो फिर वो बेचारी नाराज हो जाएगी ना, कहेगी बताओ पास हमसे होना चाहते हो, मोहब्बत सर से कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो ऐसे आपको हम कवर कराएंगे। तो उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए, मतलब कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला। और एक और बात, जो हमारी 1 सितंबर से जितनी भी चीज़ें शुरू होंगी ना, उसको तो 1 सितंबर वाले में बताएंगे, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको कवर कर देंगे, समझ गए। तो अब हम अपनी एक कहानी शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया की। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जैसे होता है ना कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, एज इट इज वैसी ही आप कहानी सुनिए मुझसे। और हम आपको 1885 से लेके, ठीक है, हम आपको 1927 तक की घटना को कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा एक बैकग्राउंड 1857 का हम लेंगे, अर्थात इन 3 घटनाओं के माध्यम से अभी हम आपको 20 से 25 मिनट में पूरी स्टोरी सुना देंगे। उस स्टोरी को सुनाने के बाद फिर हम एक एक करके इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन को देखेंगे, किस लाइन पे क्वेश्चन बनेगा, तब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। मतलब 2 से 3 बार में आपको एक ही वीडियो में चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। तो देखिए, आपको इतना तो पता होगा, इतना आपने सुना होगा कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का पर्पस ये था कि हमें अपनी रियासतों की सुरक्षा करना है और कोशिश ये करनी है कि भारत से अंग्रेजों को हम भगा दें। इस विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने किया। कानपुर में अगर नाना साहब ने किया, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, तात्या टोपे ने किया, हर एक व्यक्ति ने अपने स्तर पे किया। बहादुर शाह को उन्होंने नेता बनाया, लेकिन कुछ रणनीतियों के कारण, कुछ योजनाओं के कारण और एक सामूहिक प्रक्रम न होने के कारण ये 1857 का विद्रोह असफल हो गया। जब ये विद्रोह असफल हो गया तो भारतीयों को लगा कि हो सकता है कि हम कभी अंग्रेजों को परास्त ही ना कर पाएं, लेकिन वास्तव में इस विद्रोह के कई सारे प्रभाव पड़े। इस विद्रोह के बाद वो लोग जिनको ये लगता था कि अंग्रेज हमेशा सर्वे सर्वा हैं, इनको कभी हराया नहीं जा सकता, ये अजय हैं, ये धारणा टूट गई। और इसकी शुरुआत होती है बंगाल में स्थापित कई छोटे छोटे संस्थानों से। बंगाल में कई छोटे छोटे संस्थान उभर कर आए,
जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी आई, अनुशीलन समितियों से रिलेटेड कई सारी समितियां बनी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोगों ने कई सारे संस्थान बनाए। और इससे क्या हुआ कि जो मध्यम वर्ग 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथी बना था, अच्छे दिन लाने के वादे कर रहा था, वो वास्तव में इस चीज को समझ गया कि अंग्रेज अच्छे दिन के जो वादे कर रहे हैं वो वास्तव में अच्छे दिन हमारे लिए ना होकर अंग्रेजों के लिए अच्छे दिन हैं, अर्थात हमारे लिए शोषण वास्तव में विद्यमान ही है। ये परिस्थितियां कई सारे छोटे छोटे किसान आंदोलनों में भी देखी गई, अर्थात बहुत सारे ऐसे आंदोलन, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं 1885 के पहले बनने की शुरुआत हो गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, अंग्रेजों को लग गया कि अब हमें हर हाल में अपनी सत्ता बदलनी पड़ेगी, और इस बदलने के एवज में उन्होंने ड्रामेटिक अंदाज में क्राउन के शासन को भारतीयों पर इम्पोज कर दिया और बोले कि अब आपका शासन क्राउन करेगा, क्योंकि महारानी जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, वो काफ़ी नीतिपरक हैं, वो काफ़ी नैतिकता से वाहक हैं, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें, आपकी सारी समस्याएं, आपका शोषण, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब की सब जो समस्याएं विद्यमान हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी इकोनॉमी काफ़ी प्रॉस्पर होने लगेगी, आपके यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ेगा और आपके पूरे देश में एक तरीके से समृद्धता आ जाएगी। जब ये बातें हुई तो वही होता है ना कि इंतजार हम 5 साल करेंगे, फिर अगले 5 साल करेंगे। जब हम देखेंगे कि भाई आपके 10 साल हो गए वादे के और अभी ये वादा पूरा नहीं हुआ, तो फिर विद्रोह की आग भड़कने लगेगी, छोटे छोटी नेशनल पार्टियां बनने लगेंगी, छोटे छोटे संस्थान उभरने लगेंगे और वो घर घर जाके लोगों को परसुएट करने लगेंगे। अब जब घर घर जाकर लोगों को परसुएट किया जाने लगा, इंडिया जैसी इतनी ब्रॉड डाइवर्सिटी या इतने बड़े ब्रॉड एरिया को एक साथ मॉनिटर करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम पंजाब की संस्था को दबाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उस समय नाम नहीं था, उस समय संयुक्त प्रांत नाम था, ठीक है। पंजाब को अगर हम दबाएंगे तो संयुक्त प्रांत में आंदोलन हो जाएगा, संयुक्त प्रांत को दबाएंगे तो बंबई में हो जाएगा, बंबई को दबाएंगे तो मद्रास में हो जाएगा, मद्रास को दबाएंगे तो बंगाल में हो जाएगा। मतलब अंग्रेज डरने लगे, उनको लगा कि इतनी सारी संस्थाओं से हम कैसे निपटें। तो उन्होंने वही पोलियो वाला काम किया कि इतने सारे जो ये संस्थाएं हैं, क्यों ना हम इन संस्थाओं को आपस में ही लड़ा दें, और जब हम आपस में लड़ा देंगे तो ये सब के सब आपस में ही कभी एक मत हो नहीं पाएंगे और कभी भी हमारे पास नहीं आ पाएंगे। तो अंग्रेजों ने इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये ब्लूप्रिंट जब तैयार हुआ, डफरिन के दिमाग की उपज इसको बोलते हैं, तो इस ब्लूप्रिंट में क्या था? इस ब्लूप्रिंट में ये था कि हम एक काम करते हैं कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं से कह दो ये अपनी संस्था समाप्त कर दें और ये एक हमारे द्वारा स्थापित मंच में आ जाएं और उस मंच के अंतर्गत अपने आप को नीतिपरक बनाएं और उस मंच के माध्यम से हमें अपनी समस्या बताएं, और जब वो अपनी समस्याएं हमें बताएंगे तो उन समस्याओं को हम दूर कर देंगे। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने डायरेक्टली तो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया कि बिखरी हुई संस्थाओं को एक संस्था में तब्दील कर दिया, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने जो एक अच्छा इनडायरेक्टली काम किया वो ये कि बिखरी हुई संस्थाओं को या बिखरे हुए राष्ट्र को एक राष्ट्र में तब्दील कर दिया और एक नेतृत्व दे दिया, एक राष्ट्रीय संस्था का गठन कर दिया जिसमें देश के अलग अलग भागों के प्रतिनिधि शामिल थे। समझ रहे हो? इसीलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है वो कांग्रेस की स्थापना से हुई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो वास्तव में कोई एक व्यक्ति की संस्था ना होके कई संस्थाओं का मिश्रण थी। समझ गए? अब यहाँ पे एक बात छोटी सी मैं बता देना चाहता हूँ हिंट में कि सर क्या जो इन लोगों ने संस्थाएं बनाई थी फिर क्या उन्होंने समाप्त कर दी? नहीं, वो अपना क्षेत्रीय लेवल पे करते रहे, लेकिन बड़े लेवल पे वो यहाँ पे आके मिल गए। समझ गए? तो जब बड़े लेवल पे आके मिल गए और इस मंच से जब वो अपनी आवाज उठाने लगे तो अंग्रेजों ने उनकी बातें सुनी
अब यहाँ पे वही बात आ जाती है, कई बार इनकी आलोचना होती है कि ये काफ़ी उदारपंथी थे, काफ़ी नरमपंथी थे। वो क्या थे वो हम आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन हम बस आपको ले जाना चाहते हैं उस कहानी तक, ठीक है। 1885 में जब कांग्रेस ये बन गई तो इसमें आने वाले जितने प्रतिनिधि थे वो बिल्कुल एक तरीके से नई नवेली दुल्हन की तरह, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा, कई देवियां हो सकता है नाराज हो जाएं, है ना। देवता भी आप यहाँ पे मान लीजिए, देवता भी होते हैं, नई नवेली केवल दुल्हन ही नहीं होती हैं। हम देवता का भी एग्जाम्पल दे देंगे, मतलब नाराज मत होना, नहीं तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कमेंट बॉक्स में, सत्र आप तो पितृसत्तावाद से प्रसूत हो गए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वही होता है कि एग्जाम्पल जब हम दे रहे होते हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपकी भावना को या आपके दिल को किसी भी तरीके से कोई ठेस पहुंचाएं, ठीक है। लेकिन वही होता है, बताना पड़ता है एग्जाम्पल को, ठीक। तो एज इट इज यहाँ पे क्या हुआ यही कि जब ये कांग्रेस बन गई 1885 में, तो अब ये सब नए के नए थे। इनको समझ में आ रहा था, अरे अंग्रेजों ने यार बनाया है और कुछ उद्देश्य से ही बनाया होगा, तो क्यों ना अभी हम, जब तक हमारा एक बेस स्ट्रांग नहीं होता है, जब तक हम पूरी तरह से मजबूत नहीं होते हैं, तब तक हम अपनी नीतियों को याचक की भूमिका में मनवाएं। जैसे आप देखते होंगे, हम हमेशा आपके सामने याचक ही बने रहते हैं। जब भी कोई स्थिति आती है कि अच्छा जी, ठीक है जी, दी ओके मैडम, ओके सर, ऐसे बोलते रहते हैं आपसे। क्यों बोलते रहते हैं? इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम कमज़ोर होंगे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम मतलब बहुत ही लाचार टाइप के इंसान होंगे। बस इसका मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि अभी आप सब नए हो और आप चाहते हो कि हम आपसे एज अ फ्रेंड बात करें, ना कि एज अ टीचर, ना ही एज अ मास्टर, ठीक है। तो हम वैसे ही याचक भाव में बात करते हैं। लेकिन जब कोई दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान सामने आता है और अभद्रता का परिचय देता है, तो फिर मेरे से बड़ा दुष्ट भी कोई नहीं होता है ना। मतलब परिस्थितियां जन्य स्थिति में हम अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यही कांग्रेस में आने वाले शुरुआत के कई नेता, जिनमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जितने भी नेता थे, मदन मोहन मालवीय जी, ये सब के सब एक तरीके से उदारवाद में आ गए, ठीक है। मतलब अपन, उदारवाद का मतलब ये नहीं कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनको पता था अभी से हम युद्ध कर लेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं वही वाला एग्जांपल जो अभी मैंने रोका था, वही मैं आप बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो नई नवेली एक दुल्हन है, ठीक है। नई नवेली दुल्हन क्या करती है? जब पहले दिन घर आएगी तो जी मम्मी जी, जी पापा जी, जी 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 जी, मतलब जी जी करती रहेगी, ठीक है। मान लो पति ने कुछ कहा तो जी 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 जी, बिल्कुल, लीजिए खाना खा लीजिए, लीजिए ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ठीक। परिस्थितियां धीरे धीरे जहां बढ़ने लगी, ठीक है, महत्वाकांक्षाएं जहां प्रबल होने लगी, ठीक है, तुरंत क्या होगा? जी से, सुनते हो, क्या कर रहे हो, खाना क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं किया, मुझे ये घर नहीं पसंद है, मुझे ये घर के लोग नहीं पसंद है, आपकी बहन ने मुझे ऐसा कहा, आपके भाई ने मुझे ऐसा कहा, पापा जी ऐसा बोलते हैं, मम्मी जी ऐसा बोलती, मुझे नहीं रहना इस घर में, अगर तुम्हें अलग रहना हो तो रहो, नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ये स्थिति हो जाती है कब? 4 से 5 साल के आसपास, ठीक है। तो वही चीज अंग्रेजों के साथ भारतीय भी चाह रहे थे कि भैया अभी हम नई नवेली दुल्हन है, अभी विद्रोह कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो नए प्रेमी टाइप के लोग होते हैं, है ना, उनको जब पहली बार नया नया प्रेम होता है तो युवती से क्या कहेंगे? जिस नायिका से प्रेम हुआ, अब भाई मेल फीमेल का दे दिया तो अब मेल का भी एग्जाम्पल दे देना, ताकि दोनों लोग आपस में लड़ें, फिर ये ना कहें कि नहीं सर ने आप तो फीमेल वर्जन दिया है, मेल वर्जन दिया ही नहीं। तो आपने देखा होगा कि लड़का कितना संस्कारी बन के आता है लड़की के सामने, जैसे जिंदगी में उसने कोई पाप ही नहीं किया है, उसका पहले किसी से प्यार ही नहीं था, किसी को उसने धोखा ही नहीं दिया है ना, बिल्कुल सुधरा हुआ रूप होगा, बदतमीजी तो होगी नहीं, फुहरता तो होगी नहीं, कैरेक्टर को ऐसे डिफाइन करेगा जैसे सिगरेट, मीट मांस, लड़की को छेड़ना, बदतमीजी करना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ऐसे शो करता है। लेकिन धीरे धीरे जो जी से बात शुरू हुई थी अबे तबे में आ जाती है और लास्ट में ब्रेकअप हो जाता है और उनको घर के नीचे खड़ा करके परेशान करता है, ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाती है।
तो एज इट इज यहाँ पे भी वही है, ठीक, कि 1885 में वो सब याचक थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जब बदलने लगी, इंटरनेशनल जब ऑर्डर चेंज होने लगा, तो इससे भारतीयों को लगा कि अब हमें अपना रवैया बदलना चाहिए। और ये रवैया 1905 में तब और बदल गया जब कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की शुरुआत की गई। बंगाल विभाजन का पर्पस सिर्फ इतना था कि इस राष्ट्रीय एकता को तोड़ा जाए, इस एक भारत को विखंडित किया जाए और पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया जाए। पूर्वी बंगाल एज इट इज आज का बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल पश्चिम बंगाल आज का पश्चिम बंगाल है, थोड़ा सा क्षेत्र का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन वही था कि 1911 में या कहें 1905 में ही जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके विरोध स्वरूप में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और उस स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल विभाजन को 1911 में आके रद्द करवा दिया और कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। अर्थात अब भारत की सत्ता दिल्ली से संचालित होने लगी, न कि कलकत्ता से। इसी दौरान 1911 के बाद वर्ल्ड लेवल पे या कहें इन उग्रवादियों के या कहें कि इन गर्मपंथियों के नेतृत्व में थोड़ी सी कांग्रेस में वीकनेस आने लगी, लेकिन वर्ल्ड जो ऑर्डर था वहाँ पे कई सारे एक दूसरे वर्ग के लोग जो कि ना तो उदारवादियों से प्रसन्न थे ना ही उग्रपंथियों से। उग्रवादी और उदारवादी के दूसरा नाम है नरमपंथी और गरमपंथी। नरम मतलब उदारपंथी और गरम मतलब उग्रपंथी। तो जब भी मैं इनमें से चारों में से कोई भी दो वर्ड बोलूं, आप इनका दो का अगला सेम टू सेम वर्ड समझिएगा, ठीक है। तो उसमें कई घटनाएं हुई क्रांतिकारियों में, जैसे गदर पार्टी की स्थापना हुई, जैसे कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। और जब ये प्रकरण इंटरनेशनल लेवल पे प्रभावित कर रहे थे तो उसी समय भारत में भी कई ऐसी घटनाएं हुई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने लगी तो गांधी जी का आगमन ही हुआ था कि अंग्रेजों ने कहा कि आप हमें कुछ भारतीयों को सेना में भर्ती करा दीजिए। तो गांधी जी जोर शोर से, क्योंकि उनका नेतृत्व काफ़ी अच्छा था, अभी हम बताएंगे गांधी जी के बारे में, तो वो लोगों को भर्ती कराने लगे और इसी कारण अंग्रेजों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। लेकिन गांधी ने धीरे धीरे जब अंग्रेजों की शोषण परक नीति को देखा तो समझे कि वास्तव में चंपारण हो, अहमदाबाद हो या खेड़ा हो, इन सब में अंग्रेजों के शोषण की बू नजर आती है। तो गांधी इनके अगेंस्ट हो गए। परिस्थितियां तब और विपरीत हो गईं जब रॉलेट एक्ट के माध्यम से भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया जाने लगा। और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने जब विरोध किया तो जलियांवाले बाग में जनरल डायर जैसे क्रूर, आगे तो गालियां भी देने का मन करता है लेकिन बात है कि मैं गाली देता नहीं हूँ, ठीक है ना, क्रूर और नृशंस इंसान ने निहत्थे लोगों पर जब गोलियां चलवा दी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में प्रचलित हुआ, जिसने पूरे देश को एक तरीके से गमगीन कर दिया। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वही था कि भारतीयता बनकर उभर के आई और लोगों ने सोचा कि अब हमें इनका विरोध करना चाहिए। विरोध स्वरूप उसी समय मॉन्टेस्क्यू चंद्रफोर्ड रिपोर्ट आ गई, उसका भारतीयों ने विरोध किया। बोले कि हमें इस समय स्वराज चाहिए, जो 1905 में हमने डिसाइड किया था। अगर आप हमें स्वराज नहीं दे पा रहे हो तो आप भारत को छोड़ दो, और अगर आप नहीं छोड़ते हो तो हम आपके साथ असहयोग करेंगे। लेकिन ये असहयोग की घटना के पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। 1919 में कई सारी संधियां हुई थी। उन्हीं संधियों में एक थी आपकी वर्साई की संधि और दूसरी संधि थी सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ था कि खलीफा के पद को, जो टर्की है, तुर्की मतलब तुर्की में जो खलीफा होता था उसके पद को हम समाप्त कर देंगे और उसके पद को समाप्त करके हम उसको नॉर्मलाइज बना देंगे। जैसा कि आज आप देखते होंगे कि जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अब उसी खलीफा के पद को पुनः स्थापित कर रहा है। मतलब 1919 की जो ग्लोरी दबाई गई थी टर्की की, उस ग्लोरी को फिर से वो रिवाइव कर रहा है। इसीलिए देखना हादिया सोफिया जो मस्जिद है उसको फिर से उन्होंने ओपन कर दिया है। ये उसी समय ब्लॉक लगाई गई थी उस पर, ठीक है। तो वही है कि अब वो जब खलीफा का पद की जब बात आई तो भारत के भी कई सारे मुसलमान, जिनमें अली बंधु, ठीक है। अब मुसलमान का मतलब आज का हिंदू मुसलमान मत समझना, ठीक है, ना तो आज का हिंदू था उस समय, ना तो आज का मुसलमान था, ठीक है।
वो भारती थे, सब भारती के नाम पे जाना जाना चाहिए कायदे से। 1947 तक में भारती के नाम से जाना जाना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो आज नाम रखे हुए कांग्रेस, इस कांग्रेस का नाम कायदे से या तो बदल देना चाहिए या तो किताबों में राष्ट्रीय कांग्रेस नाम डालना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखना हमेशा। तो हुआ क्या कि हाँ, अली बंधु जो थे, मुस्लिम जो नेता थे, उन मुस्लिम नेताओं ने गांधी जी से कहा कि बाबूजी आप हमारा अगर साथ दे दोगे तो हम क्यों ना एक खलीफा के पद को रिवाइव करने के लिए, उस पद को बचाने के लिए एक आंदोलन कर देते हैं। और उसी खलीफा के पद को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसे ही खिलाफत कहते हैं। ये खिलाफत आंदोलन हालांकि टर्की में भी हुआ था, बट इंडिया में भी इसे चलाया गया। और इसी खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए या इसी खिलाफत को सक्सेसफुल बनाने के लिए गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। मतलब दो आंदोलन एक साथ चल रहे थे, खिलाफत और असहयोग। खिलाफत चल रहा था टर्की के लिए, मतलब इंटरनेशनल मूवमेंट, और असहयोग चल रहा था इंडिया यानी कि नेशनल मूवमेंट। मैं डीप डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो इस पे मैं आपको केवल सिर्फ 4 से 8 घंटे की क्लास ले सकता हूं, खिलाफत और असहयोग। क्यों? क्योंकि ये वही दौर था जब इंडिया का नेशनल मूवमेंट इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। और इसकी पीक कब आई? सुभाष चंद्र बोस में, कि जब इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, जापान गए, रसिया गए। ठीक है, लेकिन इसकी प्रेरणा यहीं से शुरू होती है कि हमने अपने नेशनल मूवमेंट को इंटरनेशनल मूवमेंट बना दिया। मतलब देश की टेरिटरी को क्रॉस करके हम इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करने लगे। समझ गए? तो वही चीज है यहाँ पे। आप में से जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन हिस्ट्री जब देगा तो मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री में हम जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कि खिलाफत वास्तव में एक मूवमेंट नहीं था, बल्कि खिलाफत इंडियन ओशियन से मेडिटेरियन सी जाने का एक मार्ग था। ठीक है, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। खैर वो बाद में पढ़ेंगे हम। तो असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन में कई सारे वर्गों ने, कई सारे लोगों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद एक घटना हो जाती है चौरी चौरा में। उस घटना में क्या होता है कि काफी सारे अंग्रेजों को वहां के आम पब्लिक के लोगों ने जलाकर मार दिया, एक कोठरी में बंद करके थाने में। तो जिस कारण गांधी जी काफ़ी मतलब सिद्धांतों से वो हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि किसी भी इंसान को मृत्यु का वर्ण नहीं कराना चाहिए। मतलब हिंसात्मक गतिविधि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अब वही बात है कि इतना सब कुछ चल रहा था, पीक पे स्थितियाँ पहुँच रही थी, तो लोग तो आलोचना करेंगे ही ना कि महेंद्र सिंह धोनी साहब को लास्ट टाइम पे न्यूजीलैंड के साथ में 2 रन नहीं लेने चाहिए थे, 1 ही रन से काम चल जाता तो हम वर्ल्ड कप जीत जाते। तो वही होता है ना, जब हम ग्राउंड में होते हैं तो हमें अपनी औकात पता चलती है। टीवी के इस तरफ बैठ के हमें तो लगता है यूपीएससी बहुत सरल है ना। जैसे अभी रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, तो आपको रोज सुनने को मिलेगा रिक्शे वाले का लड़का बना, 3 घंटे में इंडियन पॉलिटी खत्म की, पहली बार में ही एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पढ़ लिया, एनसीईआरटी से बच्चा आईएएस बन गया। ये सब ड्रामेटिक चीज होती है, आपको अच्छे से पता है। एनसीईआरटी से अगर बच्चा आईएएस बनता होता है ना, तो हर क्लास 12 पास करने वाला बच्चा देश का आईएएस होता। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी पढ़ने से अगर आईएएस बनता तो हर 12 क्लास पास करने वाला बच्चा आईएएस बना होता। लेकिन आईएएस अलग चीज है, एनसीईआरटी अलग चीज है। एनसीईआरटी एक बेस है जो आपकी भाषा शैली को मजबूत करती है, आपके अंदर पढ़ने की एक ललक बनाती है। बाकी आपको ऑथेंटिक बुक पढ़ना ही पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उनको असफलता जन्मा देती है आगे चल के। तो वही हुआ, लोग नाराज हो गए और उन्होंने मतलब गांधी जी से अपना एक अलग मार्ग अपना लिया। जो गांधी जी से अपना अलग मार्ग अपना लिया उनको चेंजर बोला गया, जिन्होंने नहीं अपनाया वो नो चेंजर कहलाए। ठीक है, अब चेंजर और नो चेंजर में नाम आता है मोतीलाल नेहरू जी का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, और सीआर दास जी का, चितरंजन दास उनका नाम है। तो इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी। उसका उद्देश्य क्या था कि हम विधानसभा के माध्यम से, मतलब हम कानूनी तरीके से, एज इट इज केजरीवाल समझो। ठीक है, केजरीवाल जी ने क्या किया था कि लोकपाल को हम कैसे चेंज लाएंगे, भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे, राजनीति में प्रवेश करके। तो यही इन्होंने किया। अब यहाँ पे गांधी किसको मान सकते हो? अन्ना हजारे को। हम ये देखो, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, मान सकते हो
अन्ना हजारे गांधी हैं ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। धरती पलट जाएगी, ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाएगा, अन्ना हजारे कभी गांधी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अन्ना हजारे को जितना आप जानते हैं ये आप जानते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, रियलिटी क्या है वो हम जानते हैं। ठीक है, और मैं उस पर कोई डिबेट और डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ किसी भी तरीके की। हर एक इंसान का अपना एक पर्पस होता है, उनकी ज़िंदगी का भी अपना एक पर्पस था, अब नहीं दिखाई पड़ते हैं कहीं पे, है ना। अब तो जैसे भ्रष्टाचार देश से ख़त्म ही हो गया हो, दूर से बोल देते हैं कि हम आ रहे हैं, अन्ना हजारे देश तेरे साथ है, वो पॉलिटिक्स थी पूरी। ठीक है, किसी को लाना था इसलिए सब खड़े हुए थे वहाँ पे पेट्रोल डीजल को लेके। तो वही होता है ना, देश का रियल हीरो रियल ही होता है, वो हर एक परिस्थिति में रियल रहेगा। हम पढ़ते हैं ना, जब एथिक्स पढ़ते हैं तो क्या होते हैं कि एथिक्स का मतलब है हर एक स्थिति में एथिक्स आपकी अच्छी रहनी चाहिए। और गांधी की यही खूबी है कि गांधी का एथिक्स कहीं डगमगाता नहीं है, इसीलिए वो महान है। सरदार पटेल का एथिक्स कहीं नहीं डगमगाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एथिक्स कहीं नहीं डगमगाता है। बाकी आज के जो लोग हैं उनको तो कुछ ही नहीं कहना चाहिए, है ना। तो वो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता अलग हैं, वो किसी जाति धर्म विशेष को बल नहीं देते थे जो आजकल लोग देते हैं, है ना। अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम मेरी मूर्ति लगाना और मेरी मूर्ति की तुम पूजा करना। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लेकिन कहीं पर नहीं लिखा कि रिटन बाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कहीं नहीं लिखा उन्होंने। लेकिन देश की पॉलिटिक्स ने देश को बर्बाद करने के लिए हमेशा एडवर्टाइजमेंट की, अपने अपने बना लिए, हमने अपने अपने नायक बना लिए मॉडर्न इंडिया में। जबकि मॉडर्न इंडिया कभी नहीं कहती है अंबेडकर आपके भी हैं, अंबेडकर हमारे भी हैं, अंबेडकर उनके भी हैं और अंबेडकर देश के बाहर भी हैं। हर एक का अंबेडकर है, हर एक का पंडित जवाहरलाल नेहरू, हर एक का गांधी है। लेकिन वही होता है ना, हम किसी जाति विशेष धर्म के जब पास में फंसते हैं, उस धर्म में फंसते हैं तो दिक्कतें आती हैं। खैर बताएंगे उसको कभी हम आगे ऑप्शनल में। तो इतनी जब घटनाएं हो गई तो इसी समय जो लोग इन पर भरोसा किए हुए थे गांधी पे, जिनमें मैं आपको नाम बताता हूँ चंद्रशेखर आजाद जी का, वो भी निराश हो गए। उन्होंने कहा यार ये भी गलत किया, मतलब चौरी चौरा कांड के कारण आपने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया, ये तो मूर्खता की बात हुई। ठीक है, अब जब इन्होंने वापस ले लिया तो चंद्रशेखर आजाद जी चले गए अनुशीलन समिति की एक सब समिति जिसको HRA बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें सचिंद्र नाथ सन्याल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी ये सब लोग शामिल थे। तो वो क्रांतिकारी की जो भारत में दूसरी लहर थी उसमें शामिल हो गए और कई घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें काकोरी की घटना प्रमुख है। काकोरी की घटना में हमने अपने ही धन को जाती हुई ट्रेन से वापस लिया ताकि अंग्रेज हमारे धन को बहिर्गमन ना कर पाए, और वो लेने के बाद हमने उसको लोगों में बांट दिया और क्रांतिकारी घटनाओं को आगे अंजाम देते रहे। इसी के एवज में कई सारे भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी गई, कई सारे लोग भाग गए, अपना नाम बदल लिए, ठीक है, संगठन का नाम बदल लिए और फिरोज शाह कोटला के मैदान में आके HSRA का गठन किया, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जब ये क्रांतिकारियों की घटनाएं एक दिशा में चल रही थी और वहीं दूसरी दिशा में स्वराज पार्टी की चल रही थी, तो इसी समय एक सज्जन महोदय बर्कन हेड, बड़े उत्तेजित टाइप के व्यक्ति कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता हो, तुम भारतीयों में इतना भारतीयत्व हो, तो दम हो, मतलब वही गंदी टाइप की लैंग्वेज में दम हो, तो मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखा दो, हम आपको स्वराज क्या पूर्ण स्वराज दे देंगे। अब बात यही ना कि भारतीयों की जब अस्मिता पे, भारतीयों की जब नैतिकता पे और भारतीयों के जब बल पे आप प्रश्न चिन्ह उठाते हो ना, तो भारतीय सक्सेस के माध्यम से उसका रिवेंज लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीयों का मानना है कि बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, तो वही उन्होंने किया। इस दिशा में अपनी प्रमुखता निभाई मोतीलाल नेहरू ने, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक मॉडल दिया। मतलब आप यहाँ पे एक चीज, अगर कभी मॉडर्न इंडिया पढ़ो ना, बात यह कि मैं पढ़ाने वाले लोग बहुत मूर्ख रहे हैं। वास्तव में देश को आज़ादी जो दिलाई है, भारतीयों में राष्ट्रीयता जो बार बार सुसुप्त हो जाती थी, उसको आग में जो बदलने का काम किया है वो अंग्रेजों ने ही किया है। वो ना होते तो हम राष्ट्रीय आंदोलन ही न कर पाते। भाई हम शांत बैठे थे, हम विधानसभा में सोच रहे थे कि जाएंगे चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, जीत जाएंगे। जब हमने इतना करना शुरू किया, बर्कनहेड को लगा अरे यार इसकी थोड़ी सी मौज ले लो, तुम्हारा प्रीलिम नहीं होगा तुमसे, परेशान मत हो, शादी कर लो, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उन्हीं से जिंदगी गुजार लो।
आपको तुरंत गुस्सा आया, अच्छा शादी करना है, बच्चे पैदा करने के लिए बोला, चल ठीक है रुक अभी आईएएस बन के दिखाती हूँ। फिर देखना तेरे बच्चे जो होंगे ना वो सैल्यूट मारेंगे और तेरे बच्चे तेरे से पूछेंगे, पापा जी मम्मी जी आपने क्यों नहीं किया, देखिए सामने मौसी या मतलब दीदी जो भी हैं अलग अलग नाम से संबोधित करेंगे वो लोग आपको। रिश्तेदारी मुझे नहीं आती ना, इसलिए मैं ज़्यादा रिश्तेदारी पर नहीं पढ़ता हूँ, कौन किसकी मौसी है, कौन किसका मायका है ना, कौन ससुराल है, मुझे नहीं पता होता। मैं क्लियर पूछता हूँ कि कौन किसका क्या लगता है ना। और इसी चीज़ में मैं फेल हूँ, रिश्तेदारी में सवाल आते हैं रिश्तेदारी के, लेकिन ये वाली रिश्तेदारी मुझे नहीं आती है। ठीक है, कौन किसकी बुआ लगती है, कौन किसकी, क्योंकि रिश्तेदारों से मुझे मतलब भी नहीं है, मिलता ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करता हूँ किसी रिश्तेदार से, पसंद ही नहीं है मुझे। ठीक, तो वही चीज़ है। तो इसमें क्या हुआ, गुस्सा आया आपको, अब आपने क्या किया, फटाफट श्री आईएएस एकेडमी में आए, पूरे प्रीलिम्स की क्लासेस कर डाले, 1 अगस्त से नोट्स बना दिए और बस रात दिन यही सोच रहे अब तो 10 अक्टूबर को हर हाल में सक्सेस होना ही होना है। ठीक, तो अब आप 10 अक्टूबर को जो बनाओगे तो क्या होगा, एक पैटर्न होगा आपकी सक्सेस यात्रा का, एक ब्लूप्रिंट होगा। ठीक, वही नेहरू ने कर दिया। नेहरू का मतलब मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और बड़ा बेहतरीन बनाया भाई, फंडामेंटल राइट दे दिए, राज्यों को अलग कर दिया, उनको प्रांतीय स्तर पे भाषाई स्तर पे बांटने की बात कर दी। बस दिक्कत ये उन्होंने कर दी कि जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, अंबिका चरण मजूमदार दास जी के नेतृत्व में, उसमें जो पृथक निर्वाचन की बात आई थी उसको उन्होंने वहां से हटा दिया। बोले कि हम यार पृथक निर्वाचन नहीं मानेंगे, नहीं तो इंडिया तो फिर यूनिटी बनेगा ही नहीं। वहां पे तो एक तरीके से फिर से 2 चीजें आ गई, डाइवर्सिटी, उनको डिवाइड कर दिया आपने। अब प्रश्न आता है कि नेहरू मूर्ख थे क्या, मतलब मोतीलाल नेहरू मूर्ख थे क्या? बिल्कुल भी नहीं मूर्ख थे। उनको अकल थी कि अगर हमने पृथक निर्वाचन का फीचर डाल दिया तो अंग्रेज यही कहेंगे कि देखा तुम लोग एक साथ रह ही नहीं सकते हो, हम पहले ही बोले थे। अब पहले ही बोले थे तो इसलिए उन्होंने बोला ठीक है बेटा हम पहले ही नहीं डालेंगे। और जब उन्होंने नहीं डाला और अंग्रेजों के सामने एक पैटर्न रख दिया तो इसमें इन्हीं के बेटे, अब यही चीज देखना, जब आप लोगों के पिताजी, आप लोगों का परिवार, आप लोगों के अपने आप को साथ नहीं देते और आप अगर सही मार्ग पे हैं तो विरोध भी करना सीखें। मोतीलाल नेहरू जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे फेमस, सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको किसी और ने चुनौती नहीं दी, उनकी बात को किसी और ने नहीं काटा, उन्हीं के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका साथ छोड़ दिया। बोले कि पिताजी आप ये जो स्वराज मांग रहे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। और एक चीज याद रख लेना, अगर इन अंग्रेजों ने आपकी ये मांगे नहीं मानी तो हम पूर्ण स्वराज अब लेंगे, हम स्वराज नहीं लेंगे। हो गया बहुत, इतने दिन से मतलब हम मिन्नतें कर रहे, मना रहे, हो गया, अब लेंगे तो पूर्ण स्वराज लेंगे। गांधी जी बोले अरे शिष्य इतने तेजी से मतलब मत बोलिए, धैर्य रखिए थोड़ा। बोले बापू मान जाओ, देखो आप भी पूर्ण स्वराज लेंगे तो लेंगे। तो गांधी जी बोले ठीक है, अगर तेरे बाप की बात अंग्रेजों ने नहीं मानी तो तू पूर्ण स्वराज ले लेना, ठीक है, हम सब तेरा साथ देंगे। और हुआ यही, अंग्रेजों ने बात ही नहीं मानी। सिंपल सी बात है ना, जैसे रिश्तेदार आपके हैं, अभी आपको कह रहे प्रीलिम नहीं होगा, अभी आपको कह रहे अरे तू तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तू तो बस ऐसे ही रह, तू तो ऐसे ही कर, तू ना फेली इंसान है, तेरे अंदर ना एनर्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जब बन जाओगे ना, अरे हम तो पहले ही बोल रहे थे कि जो हमारी बेटियों है ना ये तो बहुत अच्छी है, ये तो हमारे देश को नाम रोशन करेगो, ये तो हमारे गाँव को नाम रोशन कर दो, अब तुम्हारे रिश्तेदार बड़ा खुश हो गए हो, ये ड्रामेटिक होगा। तो वही चीज इन्होंने भी कर दिया। ठीक है, तो इतनी बात है आप समझ गए। चलिए, इतनी ही कहानी मुझे बतानी थी। अब बात आती है साइमन कमीशन की, ये तो हम आपको वहां पे बताएंगे और नेहरू रिपोर्ट भी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे आपको इतनी घटना तक बता दिया। साइमन कमीशन की बात ये है कि 1919 में जो अधिनियम आया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, तो उसमें कई प्रोविजन किए गए थे। स्वराज जिसमें देने की बात नहीं आई थी उसमें तो ये हुआ कि इन्होंने गांधी जी से कहा था हम 10 साल के अंदर रिव्यू करेंगे और अगर उस 10 साल के रिव्यू में हमें पता चला कि आप स्वराज के योग्य हो गए तो हम आपको दे देंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये कमीशन आना था कब, 1929 में। आ कब गया, 1927 में, 2 वर्ष पहले। और आ तो गया, ठीक है। अब जैसे छोटी बात है, अभी आपका कोई मेहमान आपके घर में आ जाए, आप गुब्बारे की तरह फूल जाओगे कि कब यार इसको यहाँ से भगाएं,
खाम कहाँ आ गया डिस्टर्ब करने, हमारी मॉडर्न इंडिया की क्लास चल रही है और ये अपनी मॉडर्निटी यहाँ पे प्रचारित करने आ गया, ठीक है, तो आप गुस्सा हो जाओगे। वही चीज यहाँ पे हुई, भारतीय गुस्सा आ गए कि यार 2 साल पहले तुम क्यों आ गए, चलो अच्छी बात है आ गए हो तो ठीक है, ये बताओ हम में से किसी को लोगे? वो बोले ना ना ना, हम सब गोरे चिट्टे लोग हैं, आप सब लोग घर खाली कर दो, हम इस 6 कमरों में रहेंगे। तो बोले बेटा एक काम करो, तुम ही यहाँ से निकल जाओ, हम अपना घर नहीं खाली करेंगे। तो दे दिया साइमन गो का नारा, और साइमन गो के कारण गो इनको कर दिया, ठीक है। तो इतनी कहानी आपने समझ ली। साइमन कमीशन की क्या रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट क्या है, ये सब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, बट हम आपको आज HSRA तक की घटनाओं को पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि एक मोटा मोटा विजन आपको मिल गया। अब ये मत समझ लेना कि हमने 1857 आपको पढ़ा दिया, 1885 पढ़ा दिया, कांग्रेस से पहले की संस्थाएं पढ़ा दी, स्वदेशी आंदोलन पढ़ा दिया, बंगाल विभाजन पढ़ा दिया, हमने आपको पार्लियामेंटो सुधार पढ़ा दिया, 1916 का लखनऊ अधिवेशन पढ़ा दिया। कुछ नहीं पढ़ाया है। कामागाटा मारू प्रकरण, गदर पार्टी, कुछ नहीं पढ़ाया। ये सब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हमने बस आपको एक कहानी की तरह समझाया है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब हम एक एक करके इन घटनाओं को पढ़ते हैं और इन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए पहला नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मोहन जब इंडिया आते हैं या अफ्रीका से जब भारत आते हैं तो यहाँ के रंग में रंग जाते हैं, यहाँ के लोगों में अपने आप को घोल लेते हैं और भारतीयों के साथ अपनी भारतीयता का पूर्ण परिचय देते हैं, ना कि अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई का। इनसे आप लोग एक बात ये सीख सकते हैं कि जब आप कलेक्टर बने, कलेक्टर बनने के बाद जब आप अपने घर जाएं तो भौकाल में मत जाएं कि हाँ हम सूट बूट पहन के जा रहे हैं, ग्लास जो कार का है वो ऊपर चढ़ा हुआ है, मोहल्ले में हम किसी से बात नहीं कर रहे, एटीट्यूड में। ये मूर्खता है, ये आपकी अक्लमंदी नहीं है, ये आपकी मूर्खता है। कहते हैं कि जो इंसान जितना झुक कर चलता है उस वृक्ष में उतने ही फल लगते हैं, नहीं तो वो वृक्ष टूट जाता है, ठीक है। तो वही गांधी ने किया। गांधी इतने योग्य, इतने श्रेष्ठ, ज्ञान से धनी और अफ्रीका में अपने मतलब नेतृत्व का लोहा मनवा चुके। वो जब भारत आए लोगों को लग रहा था कोई मसीहा आ रहा है, कोई बहुत बड़ा भौकाल टाइप का इंसान आ रहा है, लेकिन जब उनसे मिले तो देखे अरे ये तो किसान की ड्रेस में आया है जहाज से, ये गांधी ही है या कोई और है। लेकिन वही किसान की ड्रेस में रहने वाला गांधी, भारत को भारतीयता से समझने वाला गांधी धीरे धीरे करके अपनी राष्ट्रीय आंदोलन में पकड़ बनाता है। और जितनी भी बिखरी हुई धाराएं थीं, जितनी भी मतलब जो उदारवादी धारा थी, जो क्रांतिकारी धारा थी, जो गर्मपंथी धारा थी, इन तीनों धाराओं को आपस में मिला दिया। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरणा लेते हुए अपने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व की शुरुआत की। और 1915 में जब भारत आए तो उसी 1915 से इन्होंने भारत में नए नए कार्य करने शुरू कर दिए। लेकिन 1915 से 1917 तक कोई मूवमेंट नहीं की, कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब 2 वर्षों तक केवल चेक किया यार प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे आप लोगों में जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हो तो पहले दिन एनसीईआरटी पढ़ लिए, बैक ईयर का क्वेश्चन देख लिए, समझ गए यूपीएससी निकल जाएगा, अगले ही साल आपने फॉर्म भर दिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से फेल हो जाते हो। आपको 2 वर्ष तक पहले चेक करना चाहिए भाई कि वास्तव में यूपीएससी क्या है, उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे होते हैं। आप सोचते हो कि हमने भ्रूण में एक बीज डाला और उस भ्रूण में बीज डालने के बाद बच्चा पैदा हो जाए तुरंत, ऐसा नहीं होता ना, प्रोसेस होता है। इसीलिए गांधी ने उस प्रोसेस को फॉलो किया। 2 वर्षों तक ट्रेन से पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद एक एक समस्या को समझा। उसी समस्या को समझने के प्रक्रम में पहला जो उनका सत्याग्रह हुआ वो चंपारण में हुआ 1917 में। भारत सरकार ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है 1917 के जब 2017 में 100 वर्ष हुए हैं उसके उपलक्ष्य में, ठीक है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो 1917 से लेके 1921 तक जो जो घटनाएं 100 वर्ष को फॉलो कर रही हैं, जैसे 1919 का अधिनियम कर रहा, 1921 का असहयोग कर रहा, ठीक है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कर रहा, सारे 100 वर्ष मना रहे, तो इन पे क्वेश्चन आएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
तो ये बातें आप समझ गए। गांधी जी का जन्म कब हुआ ये सब आपको नहीं याद रखना, आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट बस ये है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किस एक एक्ट का विरोध किया था, वो था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, इसका इन्होंने विरोध किया था। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना, आपके पास ये पीडीएफ है, आप बस यहाँ पे इतने को बस अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, मैंने कहानी आपको बता दी है, ठीक है। फिर खास बात जो आती है वो ये कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। आप बार बार सोचोगे सर कांग्रेस वर्ड आ रहा बार बार, इसका क्या मतलब होता है? कांग्रेस का सामान्य सा वर्ड होता है जन समूह, मतलब लोगों का एक नेतृत्व, और कांग्रेस ये जो वर्ड है वो अमेरिकन से निकला है, ठीक है। अमेरिका में आपको पता है कि अमेरिका के सदन को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। वहां पे इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार प्रकाशित किया था और इनका फिनिक्स आश्रम भी वहीं पे था, ठीक है। आप में से जिन बच्चों ने मूवी देखी होगी लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी बातें बताई जाती हैं, ठीक है। तो वही बातें हैं, आपको इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। खास बात यह है कि 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी, मतलब हिंद स्वराज रूपी पुस्तक लिखी थी। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी पढ़ लीजिए, आपके काम आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 1907 की हिंद स्वराज। आपको लग रहा होगा क्यों सर आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको कभी भी क्रम लगाने को क्वेश्चन दे देगा। जैसे नील विद्रोह में दीन बंधु मित्र की नील दर्पण पे क्वेश्चन आया था ना कि निम्न में से कौन सी घटना पहले घटी थी, तो ऐसे ही आपका हिंद स्वराज पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंद स्वराज की घटना पहले घटी, स्वदेशी आंदोलन पहले हुआ या लखनऊ अधिवेशन पहले हुआ, ठीक है, या फिर 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई। तो आपको पता होना चाहिए साहब स्वदेशी पहले हुआ था, ठीक, क्योंकि 1905 में हुआ था। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। 1915 में गांधी जी जब भारत आए तो वो गोपाल कृष्ण गोखले से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उन्हें अपना इन्होंने राजनीतिक गुरु बना लिया। समझ गए? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यूपीएससी ने एक बार गोपाल कृष्ण गोखले पे ही क्वेश्चन पूछा था, क्या कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने ये कांग्रेस के उदारपंथी नेतृत्व से संबंधित थे, इन्होंने ये किया वो किया। तो आप बता देना कि साहब ठीक है ये कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर यही लाइन पता होती तो भी आंसर हो जाता, ठीक। इन्होंने सैनिकों को भर्ती कराया, इसलिए इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। आगे चलकर 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। आपको पता होगा कि आगे चलकर गांधी जी इसी कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं, ठीक है। भारत आने पर साबरमती नदी के किनारे इन्होंने सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इनका जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो इन्होंने 1917 में चंपारण में किया था। चंपारण बिहार के पास का एक क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे इन्होंने सत्याग्रह का मूवमेंट किया था। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ दो चीजों पे, पहला तिनकठिया व्यवस्था क्या थी और तकावी ऋण क्या होता था, ठीक है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि तकावी ऋण वो ऋण होता था जो नील के मालिक, नील के मील मालिक, ठीक है, या आप कह सकते हो नील उत्पादन के जो फैक्ट्री करता थे वो किसानों को एडवांस में देते थे कि आप ये नील की उपज करें जाके। तीन कठिया पद्धति का मतलब होता था कि एक कट्ठे में 20 भाग होते थे। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना कि पूरा का पूरा एक मान लो खेत है 100 यूनिट का, इसमें 20-20 के 5 हिस्से होते थे, ठीक है। तो किसानों से ये अंग्रेजों ने कहा कि 20-20 के इन 5 हिस्सों में बिस्वा, ये एक मापन की इकाई है, ठीक है। आप लोग हमेशा जब मेडवल इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिस्वा एक पद्धति ये पढ़ते हैं, तो ये बिस्वा उसी की बात है। तो बिस्वा इंटू 5, ठीक है। तो इनसे कहा गया कि आप 3/20 भाग में क्या करेंगे? नील की खेती करेंगे। 3/20 भाग का मतलब 60 जो खेत है 60% हिस्सा उसमें आप नील की खेती करो, 40% जो हिस्सा है उसमें आप क्या करो? बाकी की अपनी फसल उपजाओ, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तीन कठिया पद्धति का सामान्य सा मतलब क्या, तो आप बता देंगे कि साहब तीन कठिया जो पद्धति थी उसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि हम जो खेती है वो 3/20 भाग में करें। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। वही बात है कि जब ये परिस्थितियां बन रही थी तो उस समय जो किसान थे वो काफ़ी परेशान स्थिति में थे, उनको सही से पैसा नहीं मिल पाता था, मील मालिक उनका शोषण करते थे। तो उसी शोषण से बचने के लिए
जो उस समय के वहाँ के एक प्रमुख लीडर हुआ करते थे बिहार के, ठीक है, उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे जो किसान हैं, जो मील मजदूरों से जो त्रस्त हैं, परेशान हैं यूरोपीय बागान मालिकों से, उनकी आप मदद करिए, और जब आप उनकी मदद कर देंगे तो वो बेचारे अपनी इस समस्या को दूर कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, हम आपकी मदद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि जब हम आपकी मदद करेंगे, इससे पहले हम पूरी स्थिति को देखेंगे, देखने के बाद ही हम हर एक चीज को डील करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए। अब ये गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं। चंपारण पहुंचने के बाद वो समस्याओं को देखते हैं। समस्याओं को देखने के बाद उनको लगता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, काम करना चाहिए, तिनकठिया पद्धति को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, और तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के साथ ही किसानों को अंग्रेजों के या यूरोपीय बागान मालिकों के शोषण से उनको बचाना चाहिए। अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली और तिनकठिया पद्धति एक तरीके से समाप्त हो गई। इस तरीके से गांधी जी ने पहली बार में ही एक सफल आंदोलन का जब नेतृत्व कर दिया, तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी गांधी जी से काफी इंस्पायर्ड हो गए और उनको उन्होंने महात्मा की उपाधि दे दी। आपसे सामान्य सा प्रश्न कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी, महात्मा की संज्ञा किसने दी, तो आप बता देना कि साहब महात्मा की संज्ञा किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता है, जो मे भी मुझे लगता है कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन था। तो चंपारण में ब्रज किशोर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे और जेबी कृपलानी थे। यहाँ पे कौन नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। समझ गए, इतने सारे लोग इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि जब आप खेड़ा पढ़ेंगे तो सरदार पटेल शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इसमें इंदुलाल याग्निक थे, नहीं थे, क्या इसमें सरदार पटेल थे, तो नहीं थे। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। मोटे तौर पर बस तिनकठिया पद्धति याद रखनी है, चंपारण सत्याग्रह याद रखना है, नील आंदोलन से संबंधित था, राजकुमार शुक्ल उनके पास जाते हैं और वो इनसे विनती करते हैं, गांधी जी मान जाते हैं। अब वही बात है, एक बार इंसान अगर कोई सफल काम कर दे तो दुनिया को तो वो मसीहा लगने लगता है। इसी चीज से प्रेरित होकर उस समय अहमदाबाद में जो मील मजदूर थे, उन्होंने अपनी हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी आप आ जाओ तो मजा आ जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। गांधी जी बोले बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। गांधी जी से मजदूरों ने कहा कि बाबूजी, हमारा जो मील मालिक है उसने कहा था कि हम आपको प्लेग का बोनस देंगे। प्लेग वास्तव में उस समय 1917 और 18 के दौरान पूरे विश्व में कोरोना की तरह फैलने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी थी। ठीक है, जो चूहों से होती थी मूलतः मोटे तौर पे। तो इस प्लेग के कारण काफी सारे लोग मर गए थे, और साथ में ये हुआ कि मील मालिकों ने, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पीरियड में काफी सारे फैक्ट्री के लोगों ने अपने अपने वर्कर्स को भगा दिया, तो वैसा ही यहाँ पे भी किया गया। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी समस्या है। तो गांधी जी बोले आपको कितना चाहिए। बोले हमको भाई साहब 50% चाहिए, क्योंकि 50% मील मालिकों ने बोला था। गांधी जी बोले अगर 50% नहीं मिला तो बोले बाबूजी आप जितना दिला दो उतना ही मान जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा एक काम करते हैं, हम तुमको 35% दिलवा सकते हैं। तो बोले ठीक है 35% ही दिलवा दो। तो 35% जब गांधी जी मूर्ख नहीं थे कि 15% इनका घाटा करवाएंगे। गांधी जी को पता है कि 50 कोई नहीं देगा और वो 20 दे रहे होंगे और ये मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, मध्यम मार्ग अपना लें कि भाई ना तेरा ना मेरा 35% दे दो। और इसी 35% को न्यायालय ने भी प्रूव कर दिया कि हाँ भाई 35% उचित है। तो मील मालिकों को भी 35% देना पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस मील मालिक जो थे अंबालाल साराभाई, उनकी जो बहन थी अनसुईया बेन, वो गांधी जी के साथ खड़ी थी। वो बोली गांधी जी आप बहुत सही हो, हमारे ही परिवार के लोग गलत हो सकते हैं लेकिन आप बहुत सही हो, आप गलती नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अनसुईया बेन गांधी की समर्थक बन गई और पहली बार गांधी जी ने अपनी मांग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल की थी। पहली, ये प्रथम भूख हड़ताल है। वो प्रथम सत्याग्रह था चंपारण। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस को आप समझिए। ठीक है, अगला आंदोलन जो हुआ वो हुआ खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हुआ कि हम सहयोग ही नहीं करेंगे तुम्हारा अंग्रेजों का।
ठीक है, प्रथम असहयोग आंदोलन के रूप में इसे दर्जा दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं आपसे, क्वेश्चन कई बार क्रम में पूछ देता है कि पहले आंदोलन कौन हुआ, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ और फिर खेड़ा हुआ, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब खेड़ा में क्या था कि खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन सरकार फिर भी कह रही थी कि भाई हमें टैक्स दो। टैक्स का मतलब मालगुजारी, मालगुजारी का मतलब जो कृषि में वसूला जाने वाला जो रेवेन्यू था वो सरकार मांग रही थी। जब सरकार वो चीज मांग रही थी तो किसानों ने इसका विरोध किया कि भाई आप माफ कर दो, प्लेग फैला हुआ है और आप हमसे पैसा मांग रहे हो, ये गलत बात है। तो इसी चीज को देखते हुए गांधी जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों के साथ में विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही भाई साहब हैं, उनके साथ में मिलकर पूरे मामले की जांच की। जांच करने के बाद गांधी को पता चला कि वास्तव में किसान सही हैं, जो माल गुजारी लेने वाली जो सरकार है वो गलत है। इसलिए गांधी जी ने इसमें आंदोलन कर दिया और गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, इन सबका सहयोग लिया और ये सब गांधी जी के साथ में सहयोग में आ करके गुजरात सभा एक गठन की और उसमें गांधी जी स्वयं हेड बने और हेड बन के खेड़ा सत्याग्रह को अंजाम दिया। और जब अंजाम दिया तो इसमें यह पता चला कि ठीक है, सरकार अब लगान उन्हीं से वसूल करेगी जो देने की स्थिति में हैं, जो नहीं दे सकते सरकार उनसे लगान नहीं वसूल करेगी। और जब गांधी जी को पता चला कि सरकार ने उनकी बात मान ली है तो गांधी जी बोले जय हिंद जय भारत, हमारी कहानी खत्म हुई, खेड़ा सत्याग्रह को हम समाप्त करते हैं। ठीक, तो इतनी कहानी आप समझ गए कि गांधी जी ने किस तरीके से चंपारण में तिनकठिया पद्धति से अपनी शुरुआत की, कैसे अहमदाबाद मिल मालिकों के विरोध में आके प्लेग बोनस को 35% करवाया और किस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने अपनी एक और मजबूत चमक बनाई। अब ये सब जब कर रहे थे तो भारत में गांधी की जो स्थिति थी वो उन्नत हो रही थी। गांधी का जो नेतृत्व था वो बढ़ता जा रहा था। गांधी का जब ये नेतृत्व बढ़ रहा था, गांधी की स्थिति जब मजबूत हो रही थी, तो क्या हुआ कि इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए। और इन्हीं प्रभाव में हुआ क्या कि क्रांतिकारी जो घटनाएं घट रही थी, मैंने आपको बताया था क्या, गदर पार्टी की स्थापना हो, कामागाटा मारू प्रकरण हो, या और भी छोटे छोटे जो क्रांतिकारी उस समय विद्रोह हो रहे थे, खासतौर पे बंगाल में कई प्रकार की समितियां थीं, उनके माध्यम से, तो उन चीज़ों से अंग्रेज भयभीत हो गए। तो अंग्रेजों ने एक कानून लाए, कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वास्तव में 1919 का एक कानून था। इसमें क्या था कि एज इट इज राजद्रोह की तरह, जैसे आज भी आप देखते होंगे कई सारे लोगों को बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी अपील के अंदर कर दिया जाता है। हालांकि एक बात बता दें, अपील इसमें हमारे यहाँ राजद्रोह में होती है, ठीक है, वकील भी होता है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए ये वर्ड यूज किया हूँ राजद्रोह का, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट एज इट इज बिल्कुल वैसा ही था। और इस रॉलेट एक्ट को जब ले आया गया तो इसमें क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। तो इससे पूरे के स्टेट में ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई कि यार पता नहीं कल मेरे को डाल दिया जाए, पता नहीं कल हमारे घर के लोगों को डाल दिया जाए। तो गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया और जनता से कहा कि आप सब लोग हमारे साथ आओ, हम पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम सत्याग्रह सभा के माध्यम से अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे कि आपका जो एक कानून है वो नैतिक रूप से गलत है। अब जब गांधी जी ये करने वाले थे तो अंग्रेज सतर्क हो गए, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व से तो अंग्रेज वाकिफ ही थे कि अरे यार ये वही गांधी है जिसने चंपारण किया, वही गांधी है जिसने अहमदाबाद किया, वही गांधी है जिसने खेड़ा किया। तो जब इस गांधी ने ये सब किया है तो हो सकता है कुछ बड़ा करेगा, और कुछ बड़ा करे इससे पहले हम ही कुछ बड़ा कर दें। तो उन्होंने गांधी को गिरफ्तार कर लिया। 6 अप्रैल को गांधी बोले, 9 अप्रैल को गांधी को गिरफ्तार कर लिया। कई जगह पे 8 अप्रैल दिया होता है, तो गांधी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बैसाखी का समय चल रहा था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि पंजाब के 2 लोकप्रिय सबसे बड़े नेता थे, वो उस समय एक समारोह में बैसाखी के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जलियांवाला बाग एक तरीके का आप ये समझो कि कम्युनिटी पार्क था, जहां पे लोग सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे लवासना का आप जब देखेंगे तो बीच में ग्राउंड होता है जहां सेलिब्रेशन होता है, तो एज इट इज ये भी एक तरीके का सेलिब्रेशन हॉल था या सेलिब्रेशन पार्क था।
अंग्रेजों को ये पता चला कि वहां पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मौजूद हैं, तो क्यों ना हम इनको गिरफ्तार कर लें। अब बात वही थी, गिरफ्तार करना होता तो केवल चंद पुलिस वाले जाते, बात ये थी कि सबक सिखाना था। तो सबक सिखाने के लिए, अब उसका नाम भी लेना मतलब खराब लगता है, दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान, नृशंस इंसान जनरल डायर बहुत सारी सेना के साथ और निहत्थे उन लोगों पे गोलियां चला देता है, जिसमें सरकारी आंकड़े तो 379 कहते हैं, बट काफी ज्यादा लोगों की मौत हुई और इस मौत ने पूरे देश को प्रभावित कर दिया। प्रभावित इतना किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, सर शंकर नारायण ने इस्तीफा दे दिया और दीनबंधु एंड्रयूज ने जानबूझकर की गई हत्या की इसे श्रेणी दे दी। और जब ये ऐसा हुआ तो पूरा देश परेशान हो गया, हताश हो गया। लोगों ने सोचा इसकी जांच की जाए। जांच करने के लिए हंटर एक समिति बनी। हालांकि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन हुआ और उसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, तैयब जी आदि लोग इसमें शामिल थे और उन्होंने इस नीति की आलोचना की। ये बात अलग है कि हंटर समिति ने भी जनरल डायर को दोषी माना, लेकिन जनरल डायर जब यहाँ से जाते हैं, वापस बुला लिए जाते, तो उनको ब्रिटिश सरकार सम्मानित करती है, जो कि भारतीयों के लिए एक तरीके का आघात साबित होता है। और फिर इसी चीज का बदला लेने के लिए उधम सिंह आगे चल के 1930 के समथिंग में आके जनरल डायर की हत्या कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे पढ़नी थी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे आगे, ये चीजें इसके ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, हंटर आयोग आपको ये इतना बस याद रखना है। ठीक है, हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीजें लिखी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब ये जब बातें हो गई यहाँ पे, बाकी आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। फिर उसी समय जो मैं बता रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया, तो उस समय अलग अलग देशों के साथ में जो संधियां हो रही थी, सबके साथ संधि हो रही थी, तो मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ में संधि की थी। मित्र राष्ट्र का मतलब जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब एक तरफ थे। तो इन लोगों ने टर्की के साथ में सेवर्स की संधि की और उस सेवर्स की संधि के तहत क्या किया कि टर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अब खलीफा उनके लिए, मुसलमानों के लिए एक तरीके का पवित्र पद होता था। उसका पद जो ही समाप्त किया गया तो मुसलमान नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय उसको ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के रूप में देखा जाता था, अर्थात ऑटोमन साम्राज्य का विघटन करने की यहाँ पे बात हो गई। तो वही था कि भारत में भी कई सारे मुस्लिम जो कि अली बंधु थे, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 1919 में गांधी जी से मिलते हैं और मौलाना आजाद हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, ये सब मिलके एक खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं कि हम भारत में भी एक आंदोलन करेंगे। लेकिन प्रश्न उठा कि हमको तो कोई जानता नहीं है, एक काम करते हैं, एक एडवर्टाइजर को लेते हैं। तो एडवर्टाइजर के रूप में इन्होंने गांधी जी को चुना। गांधी जी से बोलते हैं कि एक काम करिए, आप हमारा अगर साथ दे देंगे तो मजा आ जाएगा। गांधी जी बोले बिल्कुल हम आपका साथ दे देंगे। तो गांधी जी बोले बताओ हमें करना क्या है? बोले कुछ नहीं, आपको खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बन जाना है और आपको एक नियम के तहत आंदोलन शुरू करना है। तो गांधी जी ने बोला बिल्कुल हम कर देंगे। और इसी चीज को गांधी जी ने जब किया तो खिलाफत कमेटी के साथ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इस आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी ने एक जो सेकंड अपना टूल अपनाया कि खिलाफत को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, तो वो था असहयोग। समझ गए? मतलब खिलाफत और असहयोग एक दूसरे से संबद्ध थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो गांधी जी ने खिलाफत के माध्यम से असहयोग आंदोलन को तरजीह दी। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का पहला और एक अंतिम आंदोलन था, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े होकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किए। 1920-21 में, खासतौर पे दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होता है। अब यहाँ पे मैं दो बातें बता दूं कि असहयोग आंदोलन के पहले ही बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है और ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने उनके नाम पे तिलक फंड बनाया था और उस तिलक फंड के माध्यम से रचनात्मक कार्यों को प्रमोट करने के लिए चरखे खरीदे थे और उन चरखे के माध्यम से सूती वस्त्रों को प्रमोट किया, जिस कारण कहते हैं कि मैनचेस्टर और लिवरपूल और लंकाशायर की जो चिमनियां थी वो ध्वस्त हो गई थी। समझ गए? तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। गांधी जी से रिलेटेड इतनी बातें आपको यहाँ समझनी है।
अब यहाँ पे बस खास बात ये है, 2-3 तथ्य, कि जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसने कई सारी बातें कही थी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि हम जब देश को आज़ाद करेंगे या हमारी जो कांग्रेस की कमेटियां हैं वो सब भाषाई आधार पे प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनेंगी, जैसे कि आगे चल के नेहरू रिपोर्ट में कहा जाता है कि हम भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करेंगे। बट वही होता है, जब देश आज़ाद होता है उसको धार्मिक आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है, तो फिर भाषाई आधार के प्रोविजन को रोक दिया जाता है और आगे चलकर उसी को लेकर श्रीरामट्टू बोल रहा हूं मैं पोट्टी श्रीरामल्लू ने आंदोलन किया। बाद में आगे चल के आंध्र प्रदेश का फिर वो गठन हुआ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है स्वराज की स्थापना के लिए संवैधानिक उपायों को देने से सीधी कार्रवाई। मतलब ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपसे यही पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़े हम नहीं उपयोग में लाएंगे, विदेशी कपड़ों की दुकानों पे हम धरने धरेंगे। ठीक है, जितनी भी कैसर हिंद की हमारी जो उपाधि है उसको हम त्याग देंगे। अब सोचो यहाँ पे कैसर हिंद की उपाधि गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में नहीं त्यागी थी, कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्यागी थी। ठीक है, देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसिफ अली, T प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कई सारे लोगों ने अलग अलग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, ये सब लोग थे। ठीक है, तो इस तरीके से 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और विजयवाड़ा कांग्रेस में 1 करोड़ लोगों को सदस्यता की बात कही गई। ये आपको तथ्य नहीं याद रखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है बस वो यही याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम अपनाए, एक तो सकारात्मक और एक तो नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब कि स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया, अस्पृश्यता का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, खादी वस्त्रों के निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहन दिया, शराबबंदी की बात की, राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना हुई। निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि सरकारी उपाधियां उन्होंने त्यागी, प्रशस्ति पत्रों को लौटा दिया। प्रशस्ति पत्र मतलब सर्टिफिकेट कि हाँ आप इतने अच्छे इंसान हैं तो उसका सर्टिफिकेट। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े आदि का बहिष्कार कर दिया, मतलब जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करके स्वदेशी को अपनाने की बात की। जब ये सब गांधी कर रहे थे तो इसके लिए पैसे की जरूरत थी, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इन्होंने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। ठीक है, इतनी सारी चीजें जब हो गई, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होने के बाद हुआ क्या, आंदोलन अपने चरम पे पहुंचने लगा। जब आंदोलन अपने चरम पे पहुंचने लगा तो आगे जाके एक घटना घट जाती है, चौरी चौरा कांड, यानी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक छोटा सा स्थान है वहां पे, जिसमें 1 थानेदार और 21 हवलदारों की मौत कर दी जाती है, उनको जला दिया जाता है, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और इस असहयोग आंदोलन के वापस लेने के साथ ही कई सारे लोग नाराज हो गए और वो गांधी जी से अलग हो गए, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये प्रमुख थे। और इन्होंने अलग जाके एक स्वराज पार्टी का गठन किया और उस स्वराज पार्टी के मुखिया बने CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको ये नहीं याद रखना है, केवल इतना बस याद रखना है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस तरीके से स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ये सब लोग नाराज हो गए थे। नाराज होने के बाद जब इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, 1923 के चुनावों में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने सोचा कि अब हम इस तरीके से भारत में आज़ादी प्राप्त करेंगे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि आप कितना भी अपनी पार्टी बना लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आप कांग्रेस से अलग मत हो, बल्कि कांग्रेस के साथ में जुड़ के ही काम करो। तो इसीलिए 1924 में गांधी जी ने CR दास को बुलाया और उनके साथ में बैठ के एक पैक्ट साइन किया, जो कि CR दास और मोतीलाल नेहरू का संयुक्त वक्तव्य था, जिसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
इसमें खास बात यही थी कि विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी को कांग्रेस को नाम तथा उसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करना है, मतलब उससे अलग होकर कार्य नहीं करना है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी दास पैक्ट का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि विधानसभाओं में स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, खास बात यहाँ पे और क्या है, वो ये कि 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, जिसमें सीआर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और स्वराज पार्टी 1923 में गठित किया था, जिसमें अध्यक्ष बने थे सीआर दास और सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। कई बार आपको मूर्ख बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास को कंफ्यूज करा देता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। ठीक है, जब इतनी बातें हो गई तो जो लोग विधान परिषद में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उनको बोला गया परिवर्तन समर्थक, मतलब वो गांधीवाद से परिवर्तन चाहते थे, और जो लोग इनके अगेंस्ट थे, मतलब जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो कहलाते थे नो चेंजर्स या जो परिवर्तन विरोधी कहलाए। उसमें राजगोपालाचारी, अयंगर, एम ए अंसारी और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कस्तूरी रंगन, विट्ठल भाई पटेल, अजमल खां, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये सब थे किसमें, चेंजर्स में। ठीक है, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। कई बार यूपीएससी ऐसा भी दे देती है कि आधुनिक भारत के इतिहास में प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स से आशय था। सीएपीएफ के एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स का मतलब ये था कि गांधी के समर्थक और गांधी के विरोधी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, एक तथ्य के रूप में आप बस इसे याद कर लीजिए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, कितनी सीटें जीती कितनी सीटें नहीं जीती ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो 1919 का जो अधिनियम आया था उसकी जांच के लिए एक मूडी मैन समिति का गठन किया गया था। 1919 का अधिनियम आपको पता होना चाहिए, हम आपको इंडिपेंडेंट रूप से उसे पढ़ाएंगे, बट मैं बता देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है कुछ बातों में, कि 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन आया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब हस्तांतरित और आरक्षित विषय किए गए, मतलब विषयों को दो भागों में बांटा गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब दो सदन आए, जिनको विधान परिषद के रूप में आप जानते हैं। और इसी में खास बात यह है कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया, मतलब स्पीकर। जैसे आज हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, एज इट इज ऐसा इनको भी चुना गया 1925 में विट्ठल भाई पटेल को। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। 1925 में ही चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती, जिस कारण स्वराज जो दल है वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपने आप में इसकी स्थितियां खराब हो जाती हैं। 1930 तक आते आते ये पार्टी अपने आप में पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और आपको पता है कि 1930 में ही फिर गांधी अपने आंदोलन की पीक पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपने पढ़ ली, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको याद रखना है, यूपीएससी ने पूछा है कई बार और अब की बार ये पूछा है कि ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, दूसरी खास बात कि 1924 में बेलगांव एक अधिवेशन हुआ था, जो कि ग्रामीण अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। मतलब एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि किन किन लोगों ने, मतलब प्रमुख कुछ नेता हैं, ठीक है, उनमें से कौन ऐसे प्रमुख नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं पता होगा तो हम एक दो दिन में फिर आपको पिन करके बता देंगे, लेकिन आप बताना जरूर, या अगले हम पार्ट में आपको बता देंगे। ऐसा नहीं मुझे पता नहीं, पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी ढूंढें। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब बात आती है कुछ अन्य राजनीतिक दल और उनके आंदोलन जो थे वो कौन कौन से थे। तो 1918 में ही इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन हुआ। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बस इतना पूछेगा कि इंडियन लिबरल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे या किसने इसे गठित किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, तो आप बस इतना ही यहाँ पे लाइन हाईलाइट कीजिए कि इंडियन लिबरल एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो खिलाफत की समाप्ति के बाद
1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पुनः अस्तित्व में आई, जो कि 1906 में पहले बनी थी, ठीक है। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना एक नेता के रूप में उभर के आते हैं, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है। हिंदू महासभा काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका किसने स्थापना की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। इनको प्रथम सम्मेलन मतलब इन्होंने किया था और इसी के हेड बने थे। तो आपसे बस इतना पूछेगा, वैसे पूछेगा ही नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। अकाली दल से रिलेटेड एक आंदोलन हुआ था जिसको अकाली आंदोलन बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या था कि जो सिख गुरुद्वारे थे, ब्रिटिश समर्थक और भ्रष्ट जो आनुवांशिक महंत थे, मतलब जैसे पुजारी वगैरह नहीं होते, बिल्कुल वही, तो उन्होंने काफी ज्यादा वहां पे भ्रष्टाचार कर रखा था, उसी से संबंधित था यह अकाली आंदोलन। अगला आता है नागपुर झंडा सत्याग्रह, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब बात आती है इसी दौरान 1920 के समय में कई सारे क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं। उन क्रांतिकारी घटनाओं में समाजवादी और मार्क्सवाद का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिनमें कई नेता उभर कर आते हैं, जिनमें पहला नाम आता है एमएन रॉय का, जो कि ताशकंद में 1920 में एक पार्टी यानी कि भारतीय साम्यवादी जो पार्टी है उसका गठन किए थे, ठीक है। आगे चलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है 1924 में, जिसके नेता सत्य भक्त बनते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका गठन किया जाता है। इसके कई सारे उद्देश्य थे, उद्देश्य पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? सत्य भक्त ने की थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप बता देना, इसकी स्थापना एमएन रॉय ने की थी, ठीक है, ताशकंद में। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है? वो ये कि पेशावर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र, ठीक है, इन तीनों षड्यंत्रों का संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं से, कम्युनिस्ट लोगों पे मतलब रोक लगाने से, या उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए? तो आप बिल्कुल कहेंगे कि साहब पेशावर हो, कानपुर हो, मेरठ हो, इनका संबंध कम्युनिस्टों को रोकने से था, उनकी विचारधारा को भारत में प्रचारित होने से रोकने से था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन क्या था? पूंजीवादी था, और कम्युनिस्ट क्या थे? ये चाइना से प्रभावित थे, रसिया से प्रभावित थे। तो इतनी बातें आपको बस याद रखनी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन देगा कि मेरठ षड्यंत्र केस का संबंध किससे है, तो आप बता देना साहब ये सब षड्यंत्र किससे थे? कम्युनिस्टों से रिलेटेड थे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर बात आती है यहाँ पे कई अन्य लोग होते हैं जो गांधी जी से नाराज हो जाते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो वो अलग होके अपना अलग एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसमें एचआरए का गठन प्रमुख है। एचआरए जो है इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में गठित होती है। एक अनुशीलन समिति जो गठित की गई थी बंगाल में, उसी के जो प्रमुख नेता थे सचिन सान्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने इसको गठित किया था। इसमें कई सारे लोग सदस्य थे, चाहे भगत सिंह हो, शिव वर्मा हो, सुखदेव हो, भगवती चरण बोहरा हो या चंद्रशेखर आजाद हो, ठीक है, इन लोगों ने सदस्यता ली थी। अब एक इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बता दूं कि जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी की घटना हुई थी, उसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। आप यहीं पे लिख लेना, काकोरी कांड में भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। सचिन नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख थे, ठीक है। हाँ, एचएसआरए जो बना था उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया था, ठीक है। तो आपको इतनी बातें बस याद रखनी, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। काकोरी कांड मैंने आपको बता दिया, आपको क्रम लगाने को दे देगा कि एचआरए का गठन, स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है। अभी लास्ट में जाते जाते हम आपको एक क्रम पूरा बता देंगे, ठीक है। चलो अभी बता देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। तो हालांकि हमने आपको क्रम की एक नोटबुक भी प्रोवाइड कराई है, पीडीएफ, आपको कहा भी था कि उसको आप लिख लीजिए, पूरा क्रम ही है, ठीक है। तो आपको क्या क्रम पता होना चाहिए? आपको क्रम पता होना चाहिए चंपारण, खेड़ा, ठीक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत, असहयोग, स्वराज पार्टी, असहयोग के पहले आप डाल लो चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के बाद आप यहाँ पे लिख लो इसी को, ठीक है। काकोरी कांड से पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब एचआरए, काकोरी कांड और फिर एचएसआरए, ठीक है। ऐसे आप इन चीजों को क्रम में लगा लीजिए, ठीक, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। काकोरी कांड ऑलरेडी मैंने आपको करंट ही बताया, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना। एक ट्रेन थी, उसी में हमारे देश का खजाना जा रहा था, उसी को हमारे देश के जो क्रांतिकारी लोग हैं उसे रोका और अपना खजाना हमने वहाँ से वापस लिया। ठीक है। HSRA का जो गठन हुआ था 1928 में हुआ था। क्यों? क्योंकि काकोरी कांड के अंतर्गत जिन लोगों ने अंजाम दिया था घटना को, उन सबको गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी दे दी गई। लेकिन आज़ाद साहब जो थे वो बच निकले थे और आज़ाद साहब ने आगे चल के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह के साथ में मिलकर HSRA का गठन किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जिसका पर्पस था समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। आपसे हो सकता है एक लाइन में क्वेश्चन पूछ ले, HSRA का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, आपको दे देगा तानाशाही को समाप्त करना, नंबर 2 ऑप्शन में दे देगा समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना, नंबर 3 समाजवादी राज्य की स्थापना करना, नंबर 4 क्रांतिकारियों की उदारवादियों की राजनीति को समाप्त करना। तो आप समझ जाना नहीं साहब, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना इनका पर्पस था। कौन कौन से नेता थे? भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, शिव वर्मा, ये सारे नेता थे। आपको बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। अब बात आती है 17 दिसंबर 1928 की घटना। हुआ क्या था कि इससे पहले आपको पता है साइमन कमीशन 1927 में आया था। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि क्रांतिकारियों को पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए बीच में आ जाता है। ठीक, तो 1927 में जब लाहौर में साइमन कमीशन आया था, ठीक है, 1927-28 के दौरान, तो उस समय साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। उसी विरोध में लाला लाजपत राय जी भी विरोध कर रहे थे। तो उसी समय वहां पे एक सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने उस लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी मार के उनके सर पे लाठी मारी, जिस कारण उनकी मौत हो गई। तो उसी मौत का बदला लेने के लिए आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना। लाला लाजपत राय कौन थे, हम इनको पहले पढ़ेंगे, अभी नहीं, यहाँ पे नहीं। ठीक है, और वैसे भी हमने आपको प्रीलिम्स बूस्टर जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज आती है, वहाँ पे हमने आपको बताया है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ था, आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पे 2 बिल आए थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल। आपसे यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल का संबंध किससे था। तो ये वास्तव में मजदूरों से रिलेटेड था या कम्युनिस्टों से रिलेटेड था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। ठीक है, खास बात क्या है, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही भगत सिंह और सुखदेव, इन लोगों को फांसी दी गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ते हो ना गांधी इरविन समझौता, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या, कि डांडी मार्च पहले आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, गांधी की 11 सूत्री मांगे हुई, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर इरविन ने समझौता माना और इरविन के समझौते के बाद भगत सिंह को फांसी दी गई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और फिर उसके बाद कराची अधिवेशन हुआ। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब द्वितीय उसके अधिवेशन से पहले कराची अधिवेशन आपका होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो वही है, 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी जाती है भगत सिंह को और ये शहीद हो जाते हैं। और आगे चलकर फिर 27 फरवरी, हालांकि उसके पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद जी को मतलब खुद ही वो अपने आप को शहीद कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी उनको पकड़ सके, क्योंकि आज़ादी होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद हो गई। साइमन कमीशन 1927-28 में आया, 2 बार आया था, तो इसको हम आपको कल पढ़ाएंगे, मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आपको बस एक घटना और पढ़ा देते हैं। वो घटना क्या है, चटगांव शस्त्रागार कांड की, काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में एक व्यक्ति थे सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की इन्होंने स्थापना की, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि IRA का गठन किसने किया था, तो सूर्य सेन ने किया था। खास बात क्या है कि इनकी आर्मी में कई सारी देवियां नेतृत्व करती थी, जैसे प्रीतिलता वाडेकर, ठीक है, कल्पना दत्त। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर का संबंध किससे है, तो क्रांतिकारी गतिविधियों से। ठीक है, सूर्य सेन ने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया और इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद इसके नारे दिए। आपसे ये तो नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट बस ये है कि चटगांव शस्त्रागार की घटना, ठीक है, तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सुनीति चौधरी हो, बीना दास हो, ठीक है, या भीखाजी रुस्तम कामा हो, इन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में भारतीय झंडे को फहराया था। कई बार यहाँ पे यूपीएससी ने क्या दिया है, पेरिस दे दिया, तो पेरिस नहीं था, स्टुअर्टगार्ट जर्मनी था। आपको बस इतना ही याद रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 बातें आपको बता दूं कि आपको क्रम लगाने को जब देगा ना तो इतना पता होना चाहिए कि चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था, काकोरी के बाद हुआ था। कब हुआ था चटगांव शस्त्रागार? HSRA के गठन के बाद हुआ था, ठीक है। इतनी बातें बस आपको याद रखना है, समझ गए। इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज की अपनी क्लास कंप्लीट की। अगले पार्ट में हम आपको साइमन कमीशन बताएंगे, इनसे संबंधित जो रिपोर्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आएगा। मतलब साइमन कमीशन पे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन साइमन कमीशन ने कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की हैं उस पे क्वेश्चन आएगा कि क्या सजेशन दिए थे। आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा, दूसरा नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ चुका है फिर भी पूछेगा, तो डेप्थ में हम इसको भी पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोविजन थे। और फिर हम गांधी इरविन जो समझौता है उसमें जो 11 सूत्री मांगे हैं उस पे भी क्वेश्चन आएगा। तो अब जो आगे बातें आएंगी 1947 की घटनाओं के पहले तक की, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और आपको उम्मीद है वहां से क्वेश्चन 1-2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको एक बेसिक स्टोरी की तरह पूरी घटनाएं समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम जब इसके क्वेश्चन लगाएंगे 1 सितंबर से, ठीक है, साथ ही आप जब पीडीएफ पढ़ रहे होंगे पूरी, आप पीडीएफ पूरी पढ़ लेना। हालांकि नहीं भी पढ़ोगे, जितनी लाइनें हमने आपको बताई हैं 10 ही 10 पेज हैं, ज़्यादा पेज होते नहीं हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।